इसराइल हमास वॉर एस्केलेट हो रही है। दोनों साइड से फायरी स्पीचेस आ रही हैं। जैसे इसराइल के एक मिनिस्टर ने कहा कि हमास को आयरलैंड या किसी डेजर्ट में चले जाना चाहिए क्योंकि हम लोग गाजा स्ट्रिप पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर अटैक की बात इसराइल के सैमसन ऑप्शन की तरफ इशारा कर रही है। बाइबल की एक कहानी के अनुसार इसराइल के एक जज हुआ करते थे द सैमसन। जब फिलिस्तीनियों ने उन्हें एक मंदिर में बंदी बना ली तब उन्होंने उस मंदिर के पिलर को ढकेल कर गिरा दिया, जिससे उस मंदिर की छत गिर गई। ऐसा करते वक्त उन्होंने जोर से चिल्लाया, लेट मी डाई विद द फिलिस्तीन। कहने का मतलब है कि अगर इसराइल के ऊपर भारी हमला हुआ और उसके जमीन को कब्जाने की कोशिश की गई तो इसराइल अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा बिना ये सोचे कि हमले के बाद इसराइल का क्या होगा। वहीं पाकिस्तान भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसराइल पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। हमास तो अटैक कर ही रहा है, लेकिन ईरान भी अपने प्रॉक्सीज के जरिए इसराइल पर अटैक कर रहा है। ईरान केयरफुली इस वॉर को एस्केलेट कर रहा है, जैसे कोई पानी गर्म कर रहा हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसमें उबाल ना आए लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रहे 90 से 100 डिग्री के बीच में। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में भेजा था और ईरान साथ ही उसके एलाइज को चेतावनी दी थी कि मौके का फायदा उठाकर वो इसराइल पर हमला ना करे। उसके बाद से ईरान और उसके एलाइड मिलिशिया पर्टिकुलरली लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह ने रॉकेट, ड्रोन एंड मिसाइल से इजरायली और अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए। अब देखोगे तो लोकल मिलिशिया लाइक हमास या हिजबुल्लाह जनरली रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट्स और मिसाइल में एक बेसिक डिफरेंस होता है। रॉकेट में एक सिंपल सा propulsion सिस्टम लगा हुआ होता है जो उसे डिजायर्ड एंगल के साथ एक हाइट तक प्रोपेल करता है। उसके बाद वो ग्रेविटी के कारण पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को हिट करता है। ये वही मैकेनिज्म है जिस पर बुलेट काम करती है, लेकिन मिसाइल में एक प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम होता है जिसके जरिए हम अपने टारगेट को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकते हैं। रॉकेट्स मिसाइल की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। हमास जो कसम रॉकेट यूज करता है उसका कॉस्ट लगभग $600 से $800 पर रॉकेट पड़ता है। वहीं इसराइल के आयरन डोम में जो मिसाइल यूज होती है उसका कॉस्ट लगभग $50,000 से $60,000 के आसपास होता है। अभी आप देखोगे तो ईरान बैक्ड लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह ग्रुप ने रिटेलिएट करते हुए इसराइल पर मल्टीपल ग्राद रॉकेट फायर किए हैं। ये सोवियत मेड BM-21 ग्राद रॉकेट हैं जो पहली बार 1969 में इस्तेमाल किए गए थे। तो इसराइल के अगेंस्ट हिजबुल्लाह को ईरान और रशिया दोनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट है, यानी कि हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है और ईरान को पीछे से रशिया और चाइना का सपोर्ट है। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, साउथ में यमन में मौजूद प्रो ईरान हूथी रेबल भी इसराइल पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इराक और सीरिया में ईरान सपोर्टेड जो लोकल मिलिशिया हैं वो भी अमेरिकन पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इसराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने बहुत कोशिश की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने की, चाहे वो 2015 में बैराक ओबामा के टाइम का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हो, डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर वाला अप्रोच हो या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज हो। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना वो होना चाहता था। करंट यूएस पॉलिसीज की वजह से ईरान अब लो कॉन्सेंट्रेशन का यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहा है। बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगाए सैंक्शन को कमजोर कर दिया है। 2020 में ईरान 3.8 लाख बैरल ऑयल पर डे एक्सपोर्ट करता था, वहीं अब ईरान 15 लाख बैरल पर डे ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसका मेजर बायर चाइना है। एक तरफ तो ईरान चाइना और रसिया के क्लोज जा रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अब्राहम अकॉर्ड के तहत अमेरिका, इसराइल और गल्फ स्टेट्स के रिश्ते जो भी सुधरे थे वो इसराइल हमास वॉर की वजह से और बिगड़ रहे हैं। ईरान बिल्कुल यही चाहता है। इसराइल और अरब स्टेट एक दूसरे से अपने एम्बेसडर वापस बुला रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ईरान के लिए अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अमेरिका बहुत ही जल्द ईरान को लेकर अपनी पॉलिसीज बदलने वाला है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की न्यू पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव होंगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अमेरिका इसराइल, यूक्रेन और ताइवान को हेल्प करने के लिए $106 बिलियन का सप्लीमेंटल बजट को पास करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम सिर्फ ईरान और उसकी प्रॉक्सीज नहीं है, रशिया और चाइना भी हैं। ईरान की प्रॉक्सीज और रशिया के बीच में कनेक्शन काफी गहरे हैं। ईरान यूक्रेन पर हमले के लिए रशिया को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। सीरिया में रशिया और ईरान के बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन है। हमास के लोग जब मॉस्को गए थे तो रशिया ने उन्हें प्रॉपर वेलकम किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार वैगनर ग्रुप, जो कि एक रशियन मर्सेनरी ग्रुप है, उसने हिजबुल्लाह को एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सप्लाई किए थे। यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर आर्म सैंक्शन लगा रखे हैं जो कि 18 अक्टूबर को खत्म हो गया। इसके बाद अब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी के बदले रशिया को यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल सप्लाई कर सकता है। मिलिट्री कोऑपरेशन के अलावे ईस्ट को वेस्ट से जोड़ने के लिए इन कंट्रीज पर्टिकुलरली ईरान, मिडिल ईस्ट और रशिया की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया से यूरोप तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टेस्ट रूट की जरूरत हमेशा से रही है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक ऐसा ही रूट है जो इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया से होते हुए यूरोप तक जाएगी। इस रूट के बनने से ईरान और रशिया दोनों को बहुत फायदा होगा, लेकिन इस रूट में अमेरिका या कोई भी यूरोपियन कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। सो अमेरिका इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए एक नया रूट बनाना चाहता है, जिस रूट का नाम रखा गया है मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये रूट इंडिया से स्टार्ट होकर यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल और ग्रीस से होते हुए यूरोप में इंटर करेगी।
इस रूट की सक्सेस पूरी तरह से डिपेंड करेगी सऊदी अरेबिया और इजराइल के अच्छे रिश्तों पर। इस रूट के स्टार्ट होने से ईरान की इंपॉर्टेंस काफी कम हो जाती, लेकिन जैसे ही इजराइल और हमास की वॉर स्टार्ट हुई, इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिश्ते खराब होने लगे। यानी कि इस रूट की फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। साथ ही इस वॉर की वजह से रशिया और यूक्रेन से ध्यान हटकर अब दुनिया का ध्यान इजराइल और हमास पर आ चुका है। यानी कि इस वॉर की वजह से चाइना, रशिया और ईरान की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत हुई है। मिडिल ईस्ट सालों से रशिया और यूएस का प्लेग्राउंड बना हुआ है और आज भी कहानी वही है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में वायलेंस के लिए रशिया और यूएस के अलावे भी बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। मिडिल ईस्ट में अभी पीस स्टैब्लिश होने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।